के लोगों के साथ में हुई घटना को लेकर के आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इससे एक समाज के अंदर एक आशा की, उम्मीद की किरण नज़र आती है कि कहीं न कहीं हम लोग जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं तो आज नहीं तो कल हम सफल ज़रूर होंगे। जिस प्रकार का जोश और जुनून आप में दिखाई दे रहा है, उसको लेकर के जैसा अभी वकील साहब ने आपको 2-3 सवालों के लिए हाँ भरवाई या यस करवाया, कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से किया होगा, कुछ लोगों ने शायद ज़बरदस्ती से किया होगा, लेकिन फिर भी किया। हम लोग आए दिन, कुछ लोग तो ऐसे हैं जैसे किसानों के लिए कह दिया गया था ना आंदोलन जीवी, तो कुछ लोग पता नहीं हम जैसे लोग तो आंदोलन जीवी हो गए हैं। घर जाके सोते ही नहीं है, कहीं से फोन आ जाता है या कोई वीडियो कल जैसा वायरल हो जाता है, फिर अंदर से आत्मा कहती है यार चल, क्या सोया हुआ क्यों, घर में क्यों बैठा है। तो हमारी कुछ मजबूरियां सी हो गई है। इधर जैसे अभी परिस्थिति ये निर्माण हुई कि हम लोग वहां गए, बातचीत हुई, संतोषजनक हुई, या जो भी उनके पास में था उन्होंने जवाब दिया अपनी ओहदे की हैसियत के अनुसार, जितना उनके पास था उन्होंने भी अपने हिसाब से जवाब दिया। लेकिन हमारे सामने परिस्थिति ये थी कि उनसे बात करें और फिर आकर के आपके बीच में क्या बात करें। तो ये आंदोलन पहली बात तो होते क्यों हैं और आंदोलनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त बताता हूं। फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जब इस देश के अंदर दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान और दुनिया के बेहतरीन कानून जो आईपीसी और सीआरपीसी के तहत है, उनके मुताबिक इस देश के अंदर एक भी मुलजिम बच नहीं सकता और भाग भी नहीं सकता, छुप भी नहीं सकता। आप लोगों ने पहले डायलॉग सुने होंगे फिल्मों में, पुराने लोगों को पता होगा, शायद पुराने लोगों ने फिल्मों में डायलॉग सुने होंगे कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सुनते थे ना अपन लोग, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। लेकिन आज हमें सुनना ही नहीं पड़ता है, कहीं कहीं भनक सी आती है कि कानून के हाथ बंधे हुए हैं। एक वो डायलॉग था कानून के हाथ बहुत लंबे थे, और एक ये है कि आज कानून के हाथ बंधे हुए हैं। देश का कानून इतना गया गुजरा कानून नहीं है, देश का कानून इतना कमजोर कानून नहीं है, लेकिन उस कानून को कमजोर कर दिया गया है और एक सिस्टम से किया गया है। उसके लिए ना तो कोई ये हमारे पुलिसकर्मी या कोई ये जिम्मेदार हैं और ना ही कोई प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी। ये बात हम जानते हैं क्योंकि हमारा इस पे रिसर्च है। हमारा रात दिन का 35 साल से जो हमारा ये एक तरह से लड़ाई का, संघर्ष का जो दौर है, इसके आधार पर हमने अंदर की जानकारी और अपने अनुभवों के आधार पर बता रहे हैं कि इसका दोषी कौन है, इस देश के कानून को कमजोर कौन कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से समाज के अंदर, जाति के अंदर और धर्म के अंदर हम उदाहरण देते हैं कि सारे किसी जाति के लोग या कोई जाति विशेष के सारे लोग खराब नहीं होते, सारे धर्मों के लोग, कोई धर्म के विशेष के लोग भी खराब नहीं होते, लेकिन सभी धर्मों में खराब लोग होते हैं, सभी जातियों में खराब लोग होते हैं और सभी समाज में भी खराब लोग होते हैं। ऐसे ही कुछ पुलिस में भी खराब लोग होते हैं। ये बात भी हमें माननी पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे ही पुलिसकर्मी खराब होंगे। सारे ही पुलिसकर्मी अगर खराब होंगे, हाँ मैं खराब नहीं कह रहा, उनको मजबूर कुछ कह सकता हूं, वो मजबूर हो सकते हैं किसी कारण से। ईमानदार होते हुए भी वो अपने कर्तव्य का गला घोटते हैं, अंदर अंदर कुछ मजबूरियों वश करते हैं। लेकिन सारे लोगों को मैं बेईमान नहीं कह सकता। बेईमान होते जरूर हैं लेकिन सारे नहीं, लेकिन मजबूर सारे के सारे होते हैं। आपको इस चेन सिस्टम का पता नहीं है। ये जो पुलिस का सिस्टम है, एक जमाना था जब कहा जाता, फिल्म बनी थी पुलिस पब्लिक, और आज वो 35 साल बाद मुझे सामने दिखाई दे रही है पुलिस और पब्लिक। एक तरफ पुलिस है, एक तरफ पब्लिक है। पुलिस में जो भी आला अधिकारी हैं, चाहे कांस्टेबल है, वो अपनी मेहनत करके, पढ़ाई करके, कंपटीशन करके और अपनी योग्यता के आधार पर आया है।
ये बात हम स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? मानते हैं ना? क्या वो आपके चुनाव से जीत कर आया? आपके इलेक्शन से नहीं आया। आपके अंदर से ही वो कंपटीशन में गया, मेहनत किया, पढ़ाई किया, और उसके बाद में फिजिकल फिट होने की वजह से उसको ड्यूटी लगा। ये उसका सिस्टम प्रोसेस है। लेकिन ये लोग जब इस जगह आते हैं तो इस संविधान के दायरे में रहकर के काम करना इनका कर्तव्य होता है, इनकी ड्यूटी होती है, और करना भी चाहते हैं। जब वो पहली बार शपथ लेते हैं अपने पद की, उस समय वो पूरी तरह से शपथ लेते वक्त बोलते भी हैं कि मैं संविधान के दायरे में रहकर के कानून की रक्षा करूंगा, हर नागरिक की सुरक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी कर दूंगा, ऐसा वो शपथ भी लेते हैं। बहुत सारी लंबी बातें। लेकिन जैसे ही शपथ लेने के बाद आते हैं तो उनके बाद में उनकी शपथ हवा में उड़ जाती है। क्यों हवा में उड़ जाती है? क्योंकि एक हेड कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल की बात को मानना पड़ता है, हेड कांस्टेबल को एचएसओ की बात को मानना पड़ता है, एचएसओ को जो अपने ऊपर डीवाईएसपी होता है उसकी बात को मानना पड़ता है, डीवाईएसपी को एसपी या एडिशनल एसपी की बात को मानना पड़ता है, और एसपी को आईजी की बात को मानना पड़ता है, आईजी को डीजीपी की बात को मानना पड़ता है, और डीजीपी सिर्फ और सिर्फ मानता है तो वर्तमान में भजनलाल जी की मानता और किसी की नहीं मानता। ये सिस्टम है, वो बताना चाह रहा हूं आपको। जब तक आप सिस्टम को नहीं समझोगे ना तो खाली हा उल्लड़ नारे लगाने से ये कर लेंगे वो कर लेंगे कुछ होने वाला नहीं होता है। इसलिए हमें एक सिस्टम को समझना होगा। आज अभी आप कह रहे हो कि खनक नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि राजस्थान के प्रत्येक, चाहे चीफ सेक्रेटरी है, चाहे चीफ मिनिस्टर है, या फिर डीजीपी है, उन तक ये खबर है। अभी पहले जैसा मामला नहीं है, अब तो मिनटों में खबर वहां पहुंच जाती है। डीजीपी साहब के पास में भी इंफॉर्मेशन है कि यहां पर यह घटना घटित हुई है। लेकिन डीजीपी साहब तभी इस कार्यवाही के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को ऑर्डर देंगे, आदेश देंगे, जब उनको सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलेगी। मेरा इशारा किस तरफ है आप समझ लेना। हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमेशा करते हैं पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, क्योंकि हमारे सामने ये है, इनके सामने ही करेंगे और क्या किसके सामने करेंगे? ठीक है। और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इनकी है, इसीलिए इनको कहेंगे। हमारा रोना धोना जो भी होगा इनके सामने ही होगा। और इनको भी इस बात को समझना चाहिए कि जिस धरने में आज यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ अपने हक और अधिकारों के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ये यहां बैठकर, इस तंबू के नीचे बैठकर तुम्हारे बच्चों का भी हक और अधिकार बचाने का काम कर रहे हैं। ये मत समझ लेना कि तुम हमारे से अलग हो गए। ये मत समझ लेना कि तुम जिस जगह पर, जिस ओहदे पर पहुंच गए, हमेशा उसी ओहदे पर रहोगे। मैंने ऐसे आईपीएस और आईएएस लोगों को देखा है जिनके रिटायरमेंट के बाद में कोई थड़ी पर चाय पिलाने के लिए नहीं बिठाता, क्योंकि जीवन भर वो इस प्रकार के काम करते हैं। आपको समाज के साथ जुड़े रहना चाहिए, समाज की हर परिस्थिति को समझना चाहिए, और समाज के साथ में न्याय के वक्त में न्याय के लिए समाज के साथ खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि यहां पर कोई पुलिस कोई किसी जाति विशेष की भर्ती नहीं है या किसी धर्म विशेष की भर्ती नहीं है। प्रत्येक जाति और धर्म में से चुन करके अपने अपनी योग्यता के अनुसार आप वहां पर गए हैं, तो आपको अपने कर्तव्यों के प्रति भी निष्ठावान रहना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके भविष्य, बच्चों का भविष्य भी अंधकार में। अगर इस तरीके से माहौल खराब होगा, इस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जाएगी, इस तरीके से अपराधियों को मौका मिलता जाएगा, तो आपने भी अपने जीवन में किसी न किसी अपराधी के गिरेबान में हाथ डाला ही होगा, निश्चित तौर पे डाला होगा। तो मैं अपना फर्ज और ड्यूटी पूरा करने के लिए डाला होगा। तो आपने भी एक दुश्मन पाल रखा है। अगर इस धरने को और इसके न्याय की प्रक्रिया को सपोर्ट नहीं करोगे तो कल वो आपके बच्चों का भी नंबर लगाएंगे। जिस अपराध को आप आज बढ़ावा दे रहे हो, जिस अपराधियों को आप सह दे रहे हो, वे कल तुम्हारे ही बच्चों को डसने वाले हैं। ये आपको भी समझना चाहिए। मेरा निवेदन है, हमारी तरफ क्या होना चाहिए। हमें अभी तक आंदोलन के बारे में तो पता है, हम 15-20 साल से आंदोलन कर रहे हैं। सारे लोग, मुझे पता है ना। पहला आंदोलन की बात करूं मैं अगर बालोतरा के समदड़ी का, जिसका मुकदमा हम लोग अभी तक झेल रहे हैं, है ना। पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी की, बढ़िया हुआ, सारा काम हो गया, और इधर जाकर के अब कोर्ट में है। तो न्यायपालिका जो भी सजा देगी देखेंगे। समाज के लिए जेल जाने में कोई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कोई पॉकेटमारी में नहीं जा रहे, ठीक है ना। हम कोई 376 में नहीं जा रहे या कोई चोरी की जकारी में नहीं जा रहे। हम समाज के लिए लड़ते हुए जेल जाएंगे तो ऐतराज नहीं है। लेकिन बात आपको बताना चाहता हूं, आपको सिर्फ ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि समदड़ी में जो हालात हुआ था
बहन कीर्ति सिंह जी वहां गवाह थी, जीवन जी थे, बहुत सारे साथी जो हैं सीनियर लोग हैं वो थे। उन लोगों के सामने किस प्रकार से असामाजिक तत्वों ने घुस करके, कैसे घुसपैठ करके और उस माहौल को खराब किया, और जिसकी वजह से 52 लोगों को नामजद होना पड़ा और 26 लोग आज भी पेशियों पर जा रहे हैं। 12 साल हो चुके हैं उसको। तो ये एक बात समझने वाली है कि हम, ठीक है, वहां से लेकर के यहां तक के सफर में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समाज के अंदर लीडर पैदा हुए हैं। ये जो लीडर पैदा हुए हैं, इन्होंने भी अपने आप को अनुशासन में, दायरे में, मुझे पता है ना, मैं समझता हूं जिस कौम में मैंने जन्म लिया ना, उसका गुस्सा इतना कमजोर नहीं है। वो फिर अपने खुद के भी, कई बार मैंने देखा है भीलों को, जब गुस्सा आता है और आसपास में कोई नहीं होता और बस नहीं होता है ना, अपने ही हाथ को काटता है। देखा है मैंने, आपने भी देखा होगा, है ये भील है, और कोई नहीं होता पास तो अपने ही हाथ को काटता है। ठीक है ना, इतना खतरनाक है, लेकिन फिर भी संयम में है, क्योंकि इन चीजों ने हमें सिखाया। और बहुत सारी चीजों को करते हुए अनुभव के आधार पर हमने यहाँ तक आए कि आज हम लोग पूरे शांतिपूर्ण ढंग से, आज हर एक वक्ता जो खड़ा होकर बोल रहा है वो कह रहा है कि संविधान हमारे बाप ने लिखा, हमें संविधान के दायरे में रहना चाहिए। संविधान से ही लड़ाई लड़ी जाएगी, संविधान से ही लड़ाई जीती जाएगी, और हम गारंटी से कहते हैं कि ये लड़ाई हम जीत कर रहेंगे। ऐसी कई लड़ाइयां हमने जीती है संविधान के दायरे में रहकर। अगर हम लोगों ने अगर जोश में होश खो दिया तो मौका ही ढूंढ रहे हैं भैया, और कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ मौका ढूंढ रहे हैं। आपको पता है, बबी साथी बता रहे थे कि यहां खड़े होकर के लिस्ट बन रही थी, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे। ऊपर से आदेश था, है, वो अपनी तरफ से थोड़े उठकर पेन और किताब लेकर आ गए थे कि लिस्ट बनाओ। उनको ऊपर से आदेश था कि देखो इसमें चेहरे कौन कौन से पहचान वाले हैं, थोड़े थोड़े। तो ठीक है, लिखो नाम, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारा नाम तो हर दीवार पे लिखा हुआ है, हमारा नाम तो हर दिल पे लिखा हुआ है, हमारा नाम तो तुम्हारे दिमाग में भी लिखा हुआ है, और तुम्हारे दिमाग वाला तो कभी मिट भी नहीं सकता, मिटेगा भी नहीं। लेकिन बात थोड़ी सी समझने वाली है कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा भी तरीका सही नहीं है, और हमारी लड़ाई को रोकने का जो प्रशासन और पुलिस का तरीका है वो भी तरीका सही नहीं। उन्होंने भी हमें दुश्मन मान रखा है। अगर कोई भी धरना देकर बैठ गया तो पुलिस वालों का दुश्मन हो गया। अरे कैसे हो गया भाई? तेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर हम अलग कैसे हो गए? जिस हॉस्पिटल से तुझे दवा मिल रही उसी से हमें दवा मिल रही। अभी महेंद्र जी कह रहे थे कि हमारे ही पॉकेट की, हमारे ही टैक्स का पैसा तुम्हारे पास में आ रहा है, जिससे तुम्हारा घर चल रहा है, लेकिन वो थोड़ा घूम करके आ रहा है। पहले सरकार के पास जा रहा है, फिर सरकार तुमको दे रही है, तो तुमको देने वाला दिखाई दे रहा है कि सरकार दे रही है, सरकार माई बाप है। अरे माई बाप तो ये है, सरकार की भी माई बाप यही है। सरकार में बैठे हुए उन मंत्रियों और उन मुख्यमंत्रियों के और बंगलों में के अंदर भी जो एसी चल रहे हैं ना, वो एसी तुम्हारे खून और पसीने की वजह से चल रहे हैं। उनके घरों के एसी भी तुम्हारे पसीने से चल रहे हैं। तो इनका पगार भी हमारी तरफ से जा रहा है, लेकिन पगार का इनको पता नहीं है कि इनकी तरफ से आ रहा है, ये इनको पता नहीं है, और हमें ये नहीं पता है कि हमारा मांग किससे होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, थोड़ी बातें मेरी कुछ अलग हो सकती है, कड़वी हो सकती है, लेकिन सत्य है। अरे भाई, हमने कहा ना कि जब हम वोट किसके लिए करते, बताइए आप वोट किसके लिए करते हो? अपने हक अधिकारों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने देश के संविधान की रक्षा के लिए, यही करते हैं हम लोग। हम वोट करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा वोट लेकर के दिल्ली में और जयपुर में बैठ करके ऐश करने वाला 1, 2, 3 का जिनका भी यहां बात चर्चा चल रही थी, उनको छोड़ करके कौन है जो हमारी आवाज उठाता? क्या आप लोगों ने किसी को वोट नहीं दिया? यहाँ जिसको वोट दिया वो कहां है? वोट दिया वो कहां है? अभी साथी को चर्चा कर रहे थे कि धरने में, धरने हमें देने ही नहीं आते। धरना देने का असली जगह है आपके एमएलए का घर, धरना देने की असली जगह है आपके एमपी का घर। घेर लो उनको। ये पुलिस वाले सारे के सारे आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो घर में बैठा बैठा कहेगा, अरे भाई जल्दी गिरफ्तार कर, मेरा पीछा छुड़ा, नहीं तो पता नहीं क्या कर लेंगे। क्योंकि अभी गिरफ्तारी को रोकवा भी तो वही रहे हैं ना, गिरफ्तारी को रुकवा भी तो वही रहे ना। वो फोन करके इनको कह रहे हैं ठहरो, थोड़ा टालम टोल करो, ठहरो, थोड़ी देर बैठे हैं, ये कह रहे हैं थोड़ी देर बाद में परेशान हो जाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है ना, वो कह रहे हैं। तो अगर वही फोन करके कहेंगे कि भैया मेरा घर, मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं है, तुम जल्दी से जल्दी करो, उसको गिरफ्तार करो और कानूनी कार्रवाई करो, तो होगी।
लेकिन हमारी मांग ही सही नहीं, हमारा धरना ही सही नहीं है। हमने उनको तो माई बाप बना रखा है, हमने तो उन बदमाशों को सिर्फ साफे और मालाएं पहनने का ही काम शुरू कर रखा है, यही ठेका हमने ले रखा है जिसको हमने अपने वोट से भेजा है। अरे ये हमारे वोट से नहीं आए हैं, कोई नहीं आए हमारे वोट से, ये अपनी योग्यता से आए हैं। ये कांस्टेबल भी बिना योग्यता के नहीं आ सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आपके वोट की वजह से जाते हैं। लेकिन जब आपके दर्द की बात आती है तब वो यहाँ पर गायब हो जाते हैं, नदारद हो जाते हैं। और जब उनके कलेजे पे, छाती पे जब छुरी चलती है तब गाड़ियों पे खड़े होकर के भी भाषण दे देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। कहाँ गए वो? अभी मेरा भाई दर्द से कह रहा था कि जैसलमेर के अंदर जो हमने धरना दिया उस समय सारे के सारे हिंदूवादी ताकतें सारी वहां आकर के खड़ी हो गई थी, हम तुम्हारे साथ हैं, धरना खत्म मत करना, धरना खत्म मत करना। कहाँ गए वो आज? कहां गए वो आज हिंदूवादी लोग? कहां गए वो ताकतें? क्या आप हिंदू हो? लेकिन आपकी गलत फहमी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद संविधान में लिखा है कि एससी और एसटी हिंदू नहीं है, एससी एसटी हिंदू नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, तुम ना तो पढ़ते हो, ना जानते हो, ना समझते हो। बाबा साहब ने डिफाइन किया है एससी एसटी ही नहीं, ओबीसी भी हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू होता तो बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल 340 में उनके ओबीसी का प्रावधान नहीं करते, हिंदू का प्रावधान करते, हिंदू का प्रावधान करते। हम लोग हिंदू नहीं हैं, इसीलिए जब हिंदुओं पे आंच आती है ना तब सारा का सारा मामला होता है, तब बुलडोजर भी चलते हैं, तब गाड़ियां भी जलती है, तब सारा कुछ हो जाता है। लेकिन आपके साथ में अगर किसी प्रकार का कोई अत्याचार अन्याय हो उस समय वो लोग नहीं आते। साफ साफ बात है कि वो तुम्हें हिंदू समझते ही नहीं। वो हिंदू समझते इसलिए नहीं क्योंकि तुम हिंदू हो ही नहीं। वो डंडे खाने के लिए ले जाते हैं हिंदू बना। सिर्फ और सिर्फ जब उनकी बाबरी मस्जिद गिरानी होती है, जब आप किसी मुसलमान से भिड़ाना होता है, जब कहीं पर जाकर के कोई मस्जिद पे हमला करना होता है, उस समय तुम्हें हिंदू बना दिया जाता है, हिंदू बना करके पेश कर दिया जाता है। अभी कल परसों चर्चा चल रही थी, मैं खुद कह रहा हूं, मैं नमन करता हूं कि कोई भी अत्याचार किसी भी व्यक्ति के साथ में हो। डांगरी में खेत सिंह जी बहुत ही सीधे साधे और गरीब परिवार का व्यक्ति था, किसान व्यक्ति था, पशु पालक था, ठीक है, हमारा भाई था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं है और हम उनके न्याय के लिए भी कहते हैं कि कोई नहीं बचना चाहिए, कोई मेरा बेटा क्यों ना हो, नहीं बचना चाहिए तो नहीं बचना चाहिए। अपराधी है, न किसी का बेटा है, न किसी का भाई है, न किसी का कोई रिश्तेदार है, वो बचना नहीं चाहिए। इसीलिए कानून बना हुआ है। अगर कानून की सही पालना होती तो शायद ये टेंट और तंबू लगाने नहीं पड़ते। और मैं खुद कहता हूं उन सीनियर ऑफिसर से, अधिकारियों से कि आप बताइए 15 से 20 साल पहले या 25 साल पहले जब किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर या कोई मामला होता था, कौन बैठता था धरने पर? बताओ कौन बैठता था? क्योंकि पुलिस अपनी ईमानदारी से कार्रवाई कर लेती थी। कई बार तो मुकदमा दर्ज होकर पुलिस गिरफ्तार होने के बाद में जब कोर्ट में मैटर ले जाना होता था, चालान पेश करना होता था, तब उनके घर वालों को पता चलता था और उनको कहता आपको भी कोर्ट में आना है। और आज हमें एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए धरना लगाना पड़ता, आज हम लोगों को गिरफ्तारी के लिए धरना लगाना पड़ता है। तो या तो शायद हमको हमारी आदत हो गई है या फिर आपकी आदत हो गई है। आप लोगों की ऐसी आदत बन गई है कि जब तक ये बैठेंगे नहीं, धरना नहीं देंगे, जब तक कुछ हमारे खिलाफ कुछ अलग अलग नहीं बोलेंगे, मुर्दाबाद जिंदाबाद नहीं करेंगे, शायद आपके भी कान आदी हो गए हैं। मुझे लगता है ये आदी हो गए हैं। वरना कहाँ जरूरत है भाई, हमें पूछने की जरूरत कहाँ है? ठीक है बैठे रहो, आप अपना काम करो, पुलिस जाए अपना लेके आ जाए। अभी 3 बाकी हैं, 5 गिरफ्तार हो गए, जल्दी ही कर लेंगे, हमें भी भरोसा है कर लेंगे। हमें भी पता है कि कुछ चीजें होती है, लेकिन होती ये हैं कि जब आप ढील देते हो तब होती है। अगर मुल्जिम आपसे दूर हुआ है, आपकी पकड़ से बाहर गया है, तो वो आपकी भूल से, आपकी कहीं न कहीं लापरवाही से गया है। क्योंकि छप्पे छप्पे पर आप बैठे हुए हो, एक एक जगह पर आप बैठे हुए हो, कैसे जा सकता है वो? कहीं न कहीं उसको कोई रास्ता गली दिया गया है तब गया है, वरना 5 आ गए तो 3 और भी आ सकते थे। होता है, सारी चीजें आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूं। लेकिन हम लोगों को अभी जो वहां जाने के बाद जिस तरीके की वार्ता हुई, जिस अधिकारी के जिस ओहदे के अनुसार जिस दायरे में था, उन्होंने संतोषजनक जवाब दिया, इसमें कोई डाउट नहीं। हमने जो यहाँ पर बैठ करके जो मांग बनाई या जो हमारा दर्द है, हमारी जो पीड़ा है, हमारे भाई का जो हाल है वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, इसको देखते हुए उस कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने हमें संतुष्ट करने का प्रयास किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनके दायरे के अनुसार किया। एडिशनल एसपी साहब ने जो बात कही वो यही कही, भाई जितना पुलिस के दायरे में आता है उसके अंदर मैं सारी कार्रवाई जो है संपन्न करूंगा।
अगर पुलिस कर्मी भी कोई दोषी है, एचएसओ भी अगर दोषी है, उसके खिलाफ भी जांच होकर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम कैसे कह दें कि की जाएगी? थोड़ी हो जाए तो हम भी मान लें कि हो गई, शुरू भी हो जाए तब भी मान लें, ठीक है ना? हाँ ठीक है, आपके हाथ अगर कांपते हैं अपने ही अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने में, तो ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे, एसपी साहब से एक निवेदन करेंगे और उसके बाद नहीं होगा तो कोर्ट में इस्तीफा पेश करेंगे। कानून के बहुत सारे रास्ते पड़े हुए हैं, ठीक है ना? अगर तुम लोग इस तरीके से करोगे, यहाँ पर इतनी लापरवाही करोगे, अगर इनका 151 में अंदर डाल करके 24 घंटे अंदर रखना, उस दौरान इनकी मौत हो जाती तो आपने उचित नहीं समझा। सारी बात हमारी हुई उनसे, हमने भी अपनी बात रखी, सभी ने रखी, उन्होंने भी रखी। रही बात प्रशासन की तरफ से जो हमारी मांगे थी, चाहे वो आर्थिक सहयोग की बात हो, चाहे उनके परिवार के लोगों को नौकरी के और किसी बात के लिए जो बातें यहाँ पर रखी गई थी, या फिर कंपनी के लिए कोई बात सी जो थी, वो एडिशनल एसपी साहब के दायरे में नहीं है, ठीक है ना? और एसडीएम साहब उसके पहले पायदान हैं, जहाँ से वार्ता शुरू हुई है वहाँ से उन्होंने हमें पूरा आश्वस्त किया है कि मैं इसको आगे पहुँचाता हूँ। तो उसका एक प्रोसेस है कि यहाँ से कलेक्टर साहब के पास जाएगी ये मांग हमारी। कलेक्टर साहब जो है उसको करते हुए सिस्टम के अनुसार जो है वो कमिश्नर साहब को भेजेंगे जोधपुर जब डिविजनल कमिश्नर के पास जाएगी, वो फिर सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार से स्वीकृत होकर के जो चीज़ आएगी। तो कम से कम ये था कि अपना एसडीएम साहब हमारे सम्मानीय है, ठीक है ना? वो न्यायिक पद पर भी हैं और प्रशासनिक पद पर भी है, दोनों पदों पर है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन शायद उनके भी कलम का मामला नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहा मैं इस बारे में बात करता हूँ। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है